नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यही सच है जो मन्नू भंडारी द्वारा कृत है। पाठ सेकंड। कलकत्ता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफार्म में प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफार्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं ईरा को ढूंढती हूँ। वे कहीं दिखाई नहीं देती है। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे देती हूँ। मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो ईरा खड़ी है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, सच तुझे न देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुँचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुँचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती है। ईरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ। बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है और इस सबके बीच जैसे मैं अपने आप को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर और यहाँ ये कलकत्ता। सच मैंने बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं। क्यों ईरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो सच बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा। तू और डर, हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वे भला इंटरव्यू से डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना में ही होंगे। जाती है कभी उनके पास भी या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी। कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। ये कौन कहती है? दीपा। भाई अब ईरा कहती है, भाई कमाल के लोग हैं, वे इनको भी नहीं निभा सके। मुझे ये प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं अक्सर मौन ही रहती हूँ। ईरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले मुझे अफसोस हुआ था। वे होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में शायद मैं अधिक स्वतंत्रता का मैं अनुभव कर सकूंगी। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को ईरा मुझे कॉफी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निशित दिखाई देता है। मैं सक पकाकर नज़र घुमा लेती हूँ, पर वे हमारी मेज पर ही आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है। नमस्कार भी करना पड़ता है। ईरा का परिचय भी कराना पड़ता है। ईरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। निशित, कब आई? ईरा कहती, आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब ईरा देती है। मैं देख रही हूँ निशित बहुत बदल गया। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए। ये क्या शौक चढ़ाया है उसे? उसका रंग श्याम पड़ गया। वह दुबला भी हो गया। विशेष बातचीत नहीं होती है और हम लोग उठ पड़ते हैं। ईरा को
मुन्नू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफी हाउस से धर्मतल्ला तक वे पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। ईरा ही उससे बात कर रही है, मानो वे ईरा का ही मित्र हो। ईरा अपना पता समझा देती है और वे दूसरे दिन 9 बजे आने का वादा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशित का यूं मिलना न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। कितना दुबला हो गया निशित, लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं सता रहा है। इस कल्पना चाहे कितनी ही मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों न हो, पर मैं जानती हूँ ये झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया कि तुम इस संबंध को तोड़ दो। उसने अपनी इच्छा से तो ये सब किया था। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वे व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वे मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। जरा उसका खिसियाना तो देखती, वह कल भी आएगा। सच उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ, मैं उसे नफरत करती हूँ। अच्छा, आए कल मैं उसे बता दूंगी कि मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। ये भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। ये भी बता दूंगी मैं उसे घृणा करती हूँ, उसे इस जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। ये सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में ये बात उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया। करे न करे मुझे क्या वे आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है। मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए इस समय, जबकि मुझे तुम्हारी इतनी इतनी याद आ रही है। बताओ मैं क्या करूं। कलकत्ता नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। ईरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए तो खुद मिनिस्टर सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर ये तो 300 का जॉब है। निशित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटकता है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली। वे क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। उसका परिचय बड़े बड़े लोगों में है और वे कहता है कि जैसे भी होगा वे मुझे ये काम दिलाकर ही मानेगा। पर आखिर क्यों कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुकाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वे मेरे पास न आए। 8:45 के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशित टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। तो वे समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 बजे से पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वे जानता ही नहीं। कौन कहती है ऐसे, दीपा सोचती है अपने मन में। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जैसे जाने कैसा हो आया, और जब वे आया तो मैं चाहकर भी उसे कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वे बड़ा प्रसन्न हुआ। वही बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा इसकी योजना भी बना डाली, और वहीं बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस में सूचना भी दे दी कि आज वे ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार नहीं कर पाती थी, नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं ये बात सुनकर वे दिलचस्पी लेना कम न कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली कि ये नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है। मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख से बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं है, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंद चमक रही है। एकाएक ही मुझे लगा इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ लेती, और वे क्या बिना बाहों में भरे, बिना
प्यार किए ही यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र 40 से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं, वे लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि मैं संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ यहाँ वे फूल नहीं हैं तो बड़ा सुना सुना लग रहा है। पता नहीं संजय, तुम इस समय क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए, किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया।